हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल में जो आता है, क्वेश्चन आते हैं, उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर थियरी तो उतना नहीं परीक्षाओं में पूछी जाती है, लेकिन इसके पीछे न्यूमेरिकल कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज उस हम सूत्र को बताने वाले हैं, उसका डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से हम संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना चाहते हैं। और आज ये देखेंगे कि संधारित्र जो होती है उसकी धारिता परावैद्युत पर कैसे निर्भर करती है, परावैद्युत पदार्थ के रखने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व। ये पहला टॉपिक आज का रहेगा। और दूसरा टॉपिक है कि धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। आज इन दोनों चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की ऊर्जा वाला भी क्लास नहीं देखे हैं, लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर वहाँ पर वो मिसिंग है आपका, वो नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद तब यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो फिर बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला उद्देश्य है वो बताना है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच में हम ऊर्जा घनत्व संधारित्र के प्लेटों के बीच में हम ऊर्जा घनत्व ज्ञात कैसे करते हैं। तो उसमें मान लेते हैं एक संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच में डिस्टेंस d है और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है ये है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति हमने एक क्लास अलग से लेक्चर बनाया है, जिसमें बताया है कि समांतर प्लेट संधारित्र कहते किसे हैं। बताया थे कि जब समान आकार और समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे के समीप रख दी जाती हैं तो उसी सेटअप को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसके दोनों चालकों के बीच में जो डिस्टेंस है d है और यहाँ पर ये है, इसके बीच में जो इसके बीच का क्षेत्र है, इसमें हम किसी परावैद्युत पदार्थ को भर सकते हैं या वायु भी हो सकती है, क्योंकि वायु स्वयं भी एक प्रकार की परावैद्युत है। तो अभी उसकी बात इसमें करेंगे। तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। हम यहाँ पर ज्ञात इसके पहले ज्ञात कर चुके हैं संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र हम इसके पहले ज्ञात कर चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में, जो कि हमारा आया था U = हाफ CV²। ये हमारा फार्मूला था, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ज्ञात किया था। इस वाले फार्मूले को हमने प्रूव किया था। संधारित्र की ऊर्जा कहते किसके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। कहते कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र निकाले थे U = यहाँ पर U आया था U = हाफ CV² ना 1/2 CV², जहाँ पर C जो है यहाँ पर जिस संधारित्र प्रयोग किया गया है उसकी धारिता है, और V जो है इस संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वह विभवांतर है। ठीक है। तो हमने प्लीज़, अगर ये वाली वीडियो का प्रूफ अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर पे जाइए और वहाँ पर इसका डेरिवेशन अच्छे से मिल जाए आपको। अगर वहाँ पर इसका प्रूफ सीखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम ये भी जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
C इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, जहाँ पर A जो है ये प्लेटों का क्षेत्रफल है जो यहाँ पर हमने दिखाया है A, और यहाँ पर भी दिखाया A, और D जो है इनके बीच का डिस्टेंस है। एप्सिलॉन को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, जो कि एप्सिलॉन उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। उसको भी हमने इस फार्मूले को भी प्रूव करवाया है अपने ही क्लास में। तो प्लीज़ आप कमेंट्स आप पीछे जाकर संधारित्र वाला वीडियो देख लीजिए। संधारित्र वाले वीडियो में आपको संधारित्र किसे कहते हैं और समांतर प्लेट संधारित्र दोनों की आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन का सूत्र होता है वह होता है E इक्वल टू V अपान डी, V इक्वल टू V अपान डी होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। तो हमने ये प्राप्त कर लिया, E इक्वल टू V अपान डी होता है। अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम उठाकर रख देंगे। यहाँ से हम देखें तो हमको पता चल जाएगा कि V इक्वल टू का हो जाएगा E इंटू डी। इसको 2 मानने हैं तो यहाँ पर इसको हम 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 से C की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। कह देंगे समीकरण 2 से C का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 U इक्वल टू 1/2। C की वैल्यू यहाँ पर है ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी और इंटू V स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर V की वैल्यू भी उठा कर रख दें। V की वैल्यू हम रख देंगे समीकरण 3 से। V का मान समीकरण 3 से रखने पर जैसे ही समीकरण 3 से इसका मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा U इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी है और इंटू V स्क्वायर की वैल्यू होगी E इंटू डी का स्क्वायर। जैसे इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी और E इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E स्क्वायर डी स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ से एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से हटाते हैं। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है E स्क्वायर, इसको हमने रख दिया और यहाँ पर A बचा है, यहाँ पर D बचा है, तो ये हो गया A इंटू डी। A इंटू डी क्या है, आप सोचिए कि A इंटू डी हमारा क्या है। A इंटू डी क्या है, यहाँ पर A जो है इसका क्षेत्रफल है, D इसका डिस्टेंस है। तो इसको समझें कि ये इसका क्षेत्रफल हो गया और क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हमेशा क्या बनता है, आयतन। क्या बनता है, आयतन। ध्यान रहे, चाहे इस प्रकार की आकृति हो, चाहे इस प्रकार की आकृति हो, ये बेलन हो जाएगा। अगर इसका एरिया A है, ये हाइट D है, तो इसका हम आयतन निकालना चाहते हैं तो सीधे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू A इंटू डी।
V इक्वल टू ए इंटू डी। आप थोड़ा सा जो रात को तबीयत गड़बड़ हो जाने के कारण आवाज़ कम सही आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। फिर भी हम आपको कंटेंट बताने का प्रयास कर रहे हैं। V इक्वल टू ए इंटू डी। तो इस प्रकार से हम उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ पर इसका आयतन ज्ञात करना ये कर दें। जैसे हमारे पास कोई घनाभ है, ये हमारे पास कोई घनाभ है ऐसे। अगर हम इसका आयतन ज्ञात करना चाहते हैं, इसका ज्ञात, तो अगर इसका क्षेत्रफल हमें एक का पता है, एक का क्षेत्रफल पता है, इस घनाभ की लंबाई पता है, तो सीधा इसका आयतन जो हो जाएगा वह एक का आयतन, एक का क्षेत्रफल और गुणे इसकी डिस्टेंस, ये इसका आयतन हम निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आयतन हो जाएगा V इक्वल टू ए इंटू डी हो जाएगा। अब अगर यही चीज़ हम यहाँ पर देखें तो ये इसका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हाइट है, d है, डिस्टेंस है। तो क्षेत्रफल और d का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा आयतन। तो कह सकते हैं कि a इंटू डी यहाँ पर क्या है, a इंटू डी हमें क्या बता रहा है, ये कॉमन रूप से यहाँ पर हमें बता रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद आयतन। यदि हम ये आयतन जो ज्ञात करना चाहते हैं, ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व ज्ञात करी जाती है प्रति एकांक आयतन में। तो ऊर्जा घनत्व ज्ञात करा जाता है प्रति एकांक आयतन में। तो ऊर्जा घनत्व के लिए, ऊर्जा घनत्व के लिए आयतन, ऊर्जा घनत्व के लिए आयतन एकांक होना चाहिए, ये जरूरी होता है। मतलब जब भी हम कहीं पर घनत्व की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, द्रव्य आयतन को एकांक कर देते हैं। जैसे हम जानते हैं D इक्वल टू यम अपान बी होता है। तो अगर हम घनत्व की परिभाषा करें तो यहाँ पर घनत्व का डेफिनेशन आता है प्रति एकांक आयतन में पदार्थ के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। कोई पदार्थ हमारे पास है, उसके घनत्व को हम परिभाषित करना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उस किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना चाहते हैं तो कहते हैं कि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा घनत्व है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें ऊर्जा घनत्व चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आयतन को एकांक होना चाहिए। अगर एकांक आयतन होना चाहिए, इसका मतलब A इंटू डी की जो वैल्यू होनी चाहिए वह 1 मीटर क्यूब होनी चाहिए। अगर A इंटू डी 1 मीटर क्यूब है, वह एकांक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें यहाँ से मिल जाएगा वो आ जाएगा U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। यहाँ पर बार हमें लगा देंगे जिससे पता चलेगा कि वह ऊर्जा घनत्व है। लिख देंगे U बार ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करता है, ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करता है ना। यहाँ से समझने वाली बात फिर से है कि ऊर्जा घनत्व के लिए आयतन एकांक होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊर्जा को हम परिभाषित करते हैं तब भी आता है प्रति एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है पदार्थ का वो घनत्व है। इसी प्रकार प्रति एकांक आयतन में जो किसी संधारित्र का या चालक का जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से हम ऊर्जा घनत्व ही ज्ञात करना चाहते हैं। इसका मतलब कि A इंटू डी अगर आयतन है तो आयतन 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 मीटर क्यूब हम रख देंगे तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। यहाँ पर हमने बार लगाया है, बार इसलिए लगाया ताकि दोनों में हम अंतर पैदा कर सकें। ये संपूर्ण ऊर्जा का सूत्र है और ये जो है ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो ये हमारा सूत्र आ गया, यह किसी समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का सूत्र है।
यही वो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, यही वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हमारे कंपटीशन की दृष्टि से और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इस पे न्यूमेरिकल आते रहते हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। वैसे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल इसमें है नहीं, केवल जो चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए हैं, जैसे ये वाला फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये वाला फार्मूला हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में पढ़ के आए हैं, इक्वल टू V/D वाला फार्मूला पढ़ के आए हैं। बस इन्हीं सभी फार्मूलों को एक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, उनके वैल्यूज उसमें रख दी जाती हैं और इस प्रकार से एक नया फार्मूला बन जाता है जो कि हमारा प्राप्त हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र का जो है ऊर्जा घनत्व प्राप्त हो जाता है। तो ये था जो आज ऊर्जा घनत्व के बारे में। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद तब हम आगे बताएंगे कि धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात, परावैद्युत कहते किसे हैं। हम कहते हैं कि जब किसी सभी अचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं, सभी अचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं। अब अगर अचालक पदार्थ को इस परावैद्युत अचालक पदार्थ अर्थात परावैद्युत को यहाँ पर इसके बीच में हम रख देंगे तो क्या प्रभाव होगा, उसकी धारिता को बढ़ाएगा कि घटाएगा, इस बात की हम जांच करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहले इसको कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं। जैसे ये हमारे पास हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जो होता है, धारिता का सूत्र होता है C=A/0/D। ये हमारे पास फार्मूला होता है जब इसके बीच में वायु होती है। क्या? इसके बीच में वायु होती है। लेकिन यदि इसके बीच में वायु ना होकर के, इसके बीच में वायु ना होकर किसी परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाता है, किसी परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाता है। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक संधारित्र था, एक संधारित्र है जिसको सिरों के बीच में हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया। यहाँ पर ये संधारित्र है तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा इसका और एक निगेटिव होगा। तो जैसे इसके अंदर हम परावैद्युत प्रभाव को रखेंगे, परावैद्युत पदार्थ को यहाँ पर रखेंगे, तो परावैद्युत पदार्थ क्या जब यहाँ पर रखा जाएगा तो इधर के जो धनायन होंगे वो परावैद्युत पदार्थ है कि हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय होगा तो ऐसे होता है और अध्रुवीय होगा तो ऐसे होगा। चाहे ध्रुवीय होता है चाहे अध्रुवीय होता है, जब उसको हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जाहिर सी बात है वह ध्रुवीय हो जाता है। यहाँ पर प्लस के माइनस के बीच, प्लस से माइनस की ओर पहले से वैद्युत क्षेत्र है संधारित्र का। जब इसके बीच में चाहे ये वाला है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको रखा जाता है तो इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस। तो यहाँ पर जब इसी प्रकार से आएगा तो ये वाला पहले से प्लस है तो इधर वाला माइनस वाला आकर्षित होगा, इधर वाला प्लस, ये माइनस, ये वाला प्लस, फिर ये वाला माइनस, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये हमने इसमें परावैद्युत पदार्थ रख दिया है। मान लेते हैं जिस परावैद्युत पदार्थ को रखा गया है उसका परावैद्युतांक K है, उसका परावैद्युतांक K है। तो अगर इसको हमने यहाँ पर रख दिया तो इस पॉजिटिव के कारण सभी माइनस का खिंचाव इधर हो गया, प्रतिकर्षण के कारण ये प्लस इधर चला गया। ठीक यहाँ पर माइनस के कारण प्लस का आकर्षण इधर हो गया, माइनस दूर हो गया। तो इस प्रकार से सेटअप हमको प्राप्त हो जाता है। अब अगर ध्यान से समझें तो यहाँ वाला प्लस इस माइनस को कैंसिल आउट करेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर केवल बच जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस। यहाँ पर ये प्लस माइनस बनने के कारण यहाँ पर प्लस बच गया और यहाँ पर माइनस। प्लस माइनस बचने के कारण एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है डाई इलेक्ट्रिक के कारण, जिसको हम बोलते हैं AD।
डाइलेक्ट्रिक के कारण नया वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसके बीच में अगर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो जो पहले का वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ई इधर की तरफ है, जो अब नया वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा इधर है। तो अगर हम यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करें, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करें, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो नया आएगा ई डैश इक्वल टू, ये अधिक मान में अधिक होगा, इसके कारण ये उत्पन्न हुआ, जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू अधिक होगी, तो ई में से हम ई डी को निकाल देंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। जाहिर सी बात है एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि ई में से ई डी घट रहा है तब जाके ई डैश प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि जो ई पहले का वैद्युत क्षेत्र था वो लेस देन ई डैश होगा, वो लेस देन होगा, ई की जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ई डैश जो हो जाएगा, ई डैश जो अब प्राप्त हुआ है वह ई में से ई डी को निकालने के बाद बना है, इसलिए ई डी लेस देन ई होगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि परावैद्युत पदार्थ के रखने के बाद संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। क्या क्लियर हो गया कि परावैद्युत रखने पर, परावैद्युत रखने पर संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र घटने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है V अपान डी, V इक्वल टू V अपान डी। तो अगर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमको मिल जाएगा V इक्वल टू ई इंटू डी, V इक्वल टू ई इंटू डी। डी इसका डिस्टेंस है, चाहे परावैद्युत पदार्थ हम रखें या ना रखें, डी डिस्टेंस तो उतना ही है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदल रही है, ई की वैल्यू घट रही है, ई की वैल्यू घट रही है, तो जाहिर सी बात है वी की वैल्यू भी घट जाएगी। ई की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब है कि वी की वैल्यू घट जाएगी। ई की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब वी की वैल्यू भी घट जाएगी। कहने का मतलब यहाँ से एक निकल के आ गया कि वैद्युत क्षेत्र के घटने से, वैद्युत क्षेत्र के घटने से, वैद्युत क्षेत्र के घटने से वैद्युत विभव भी घट जाता है, वैद्युत विभव भी घट जाता है। वैद्युत क्षेत्र के घटने से वैद्युत विभव भी घट जाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र के घटने से वैद्युत विभव घट रहा है तो हमें क्या मिलेगा, हम कहे थे कि इस संधारित्र को कब तक आवेशित किया जा सकता है, इस संधारित्र को कब तक आवेशित किया जा सकता है। तो इसमें हम बताए थे कि जब तक इसका विभव इतना ना बढ़ जाए कि इसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसका आयनन होना शुरू हो जाए। मान लेते हैं कि एक ऐसा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, जैसे जैसे हम यहाँ पर आवेशों का संचय करेंगे, आवेशों का संचय करेंगे, वैसे वैसे विभव भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर Q के बढ़ने से V की वैल्यू बढ़ रही है, V की वैल्यू बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि विभव जब एक ऐसे स्थित मान पे पहुंच जाएगा जब इसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ हैं, इसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ हैं उनको आयनन करना शुरू कर देगा। ये प्लस, ये माइनस, ये वाला प्लस, माइनस, प्लस, ये इसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ हैं उनकी ये हाल है, Y जो पहले था। तो इनका प्रभाव क्या होता है, जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी,
इन प्लेटों के बीच में विभव बढ़ता चला जाएगा। तो इन प्लेटों के बीच में विभव बढ़ने से माइनस का खिंचाव इधर बढ़ता चला जाता है और प्लस का खिंचाव इधर और माइनस का खिंचाव इधर, माइनस का खिंचाव इधर, प्लस का खिंचाव इधर बढ़ता चला जाएगा। अब हम धीरे धीरे आवेशों को देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, इनके बीच बीच में विभव बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको इधर ऐसे माइनस वाला इसको इधर खींच रहा है, प्लस वाला ई करके खींचता उसको चला जा रहा है, समझत है ना। ई प्लस वाला जो परावैद्युत का माइनस है उसको ऐसे इधर खींच रहा है और प्लस वाले को इधर खींच रहा है, तो ऐसे ऐसे खींचते चला जा रहा है। तो जब इसको ऐसे ऐसे खींचता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ। जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा तो माइनस वाला प्लस को कैंसिल कर देगा, प्लस वाला माइनस को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब अभी जो हमने नया आवेश दिया प्लस वाला, उसको ये माइनस गया कैंसिल आउट कर दिया, जो नया माइनस आया उसको प्लस गया कैंसिल आउट किया। तो बताओ भाई, हम तो आवेश दे रहे हैं लेकिन इस परावैद्युत पदार्थ का विभव इतना बढ़ गया है, विभव इतना बढ़ गया है कि वो क्या कर दे रहा है, जो नए चार्ज आ रहे हैं उसको नष्ट कर दे रहा है, इसलिए अब उसकी धारिता बढ़ नहीं रही है, धारित करने की क्षमता बढ़ नहीं रही है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा हम काम करें कि आवेश तो बढ़े, आवेश हम दें, लेकिन उसका विभव बहुत धीरे धीरे बढ़े। आवेश अगर धीरे धीरे बढ़ेगा, आवेश हम देने पर उसका विभव अगर बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा आवेशों का संचय कर लेंगे, ज़्यादा आवेशों का संचय कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 100 कूलम आवेश देने पर इसका जो विभव हो गया है, मान लेते हैं वह 120 वोल्ट का है। इस समझने के लिए 120 वोल्ट पे आना शुरू हो गया है। हम उसमें ऐसा कुछ टेक्निक लगा दें कि 100 कूलम आवेश तो यहाँ पर इसको दें, लेकिन ये कुछ 80 वोल्ट तक बढ़ पाए, धीरे धीरे बढ़े, तो हमारा काम हो जाएगा। अभी 80 से 120 और करने में इतना और आवेशों का संचय कर लेंगे। तो यही जुगाड़ यहाँ पर काम कर जाता है कि जैसे उसमें परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाता है, तो परावैद्युत के पदार्थ को रखने से उसका विभव घटा देता है, और उसका जब विभव घट जाएगा, जब यहाँ से विभव घट जाएगा तो और अधिक आवेशों का संचय किया जा सकता है, और अधिक आवेशों का संचय हम कर सकते हैं तो उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो क्या कह सकते हैं कि विभव के घटने से, विभव को घटने से और अधिक आवेशों का संचय किया जा सकता है, आवेशों का संचय किया जा सकता है, संचय किया जा सकता है, अर्थात धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। ये हमको तो पता चल गया कि इसकी धारिता बढ़ जाएगी, लेकिन ये धारिता कितनी बढ़ेगी, तो धारिता कितनी बढ़ेगी अब इसकी बात करते हैं कि अगर यहाँ पर ये जो धारिता बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना जो परावैद्युत संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखा गया है, प्लेटों के बीच में रखा गया है, जो यहाँ पर हम परावैद्युत रखे हैं उसका परावैद्युतांक K है, उसका परावैद्युतांक K है। अगर उसका परावैद्युतांक K है तो बस क्या करना होता है कि इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, जो हमारे पास नई धारिता आ जाती है, तब नई धारिता आ जाती है वह हो जाती है K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। मीन्स अगर संधारित्र के बीच में, संधारित्र प्लेटों के बीच में
परावैद्युत नहीं है तो ए एप्सिलॉन नॉट डी, और अगर है तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी होती है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है एप्सिलॉन, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं सी डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपान डी। ये भी तब का सूत्र हो जाता है जब उसके प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को रखा गया है। तो हमें कुल मिला के पता चल गया कि संधारित्र के प्लेटों के बीच में, अब यहाँ पर के की वैल्यू अगर 3 होगा तो पहले की तुलना में इसकी धारिता 3 गुना अधिक हो जाएगी। अगर के की वैल्यू 4 होगी तो पहले की तुलना में इसकी जो धारिता होगी वो 4 गुना हो जाएगी। अगर वायु होगा तो के लिए वायु बराबर 1 होता है, इसका मतलब फिर से यही मिल जाएगा, इसका मतलब फिर से वही उसके बीच में वायु का सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का कुल मतलब यहाँ निकल गया कि परावैद्युत पदार्थ के प्रभाव से संधारित्र की धारिता बढ़ती है। तो ये था आज की क्लास में कि परावैद्युत के पदार्थ से संधारित्र की धारिता बढ़ती है। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बात करें तो दोनों, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये हमारा 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हम दोनों का भाग कर दें, 2 में 1 का भाग कर दें तो सी डैश अपान सी इक्वल टू आ जाएगा कि ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। डी से डी ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा सी डैश अपान सी इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, तिर्यक अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो सी डैश इक्वल टू हो जाएगा सी के, सी डैश इक्वल टू सी के। इसका मतलब कि परावैद्युत पदार्थ के कारण जो नई धारिता प्राप्त होगी वह पुरानी धारिता में जितने परावैद्युतांक का परावैद्युत रखा गया है उसका सीधा गुणा कर देने से हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई संधारित्र था, इसकी धारिता जो थी वह पहले 20 माइक्रोफैरड की थी, और इसमें हम कहा गया कि एक परावैद्युत पदार्थ रख दिए जिसकी परावैद्युतांक 5 है, इसमें रख दिया गया है, तो नई धारिता क्या हो जाएगी, तो सीधे यही वाला फार्मूला लगा सकते हैं, सी डैश इक्वल टू 20 और गुणे यहाँ पर की वैल्यू 5 है, तो सीधे यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड आ गया है। तो इस प्रकार से हम भी धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीधे देख लिए 20 से 100 बढ़ गया, इसका मतलब धारिता में बहुत तेजी से वृद्धि कर दी हो जाती है जब उसके प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाता था। तो ये था आज की क्लास जिसमें हमने एनर्जी डेंसिटी और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बारे में जाना। अब ये सेकेंड चैप्टर, क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इस टॉपिक के सभी वीडियोज टॉपिक जो थे 1 बाय 1 करके हमारे प्लेलिस्ट में सभी मौजूद हैं, आप उनमें से कोई भी देख सकते हैं। आशा करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।